Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with class number 2 of capital gain chapter. और क्लास 2 में आज हम लोगों को यहाँ पे सेक्शन 48 में जो कंप्यूटेशन है ना, इससे हम लोगों को बिगिन करना है. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग ऐसा कोई कैपिटल एसेट्स को सेल करेंगे जो शॉर्ट पीरियड के लिए हम अपने पास होल्ड करेंगे, तो उसके ऊपर जो हमें गेन होगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं. यहां पर देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मींस द गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से जो हमें गेन अराइज होगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं. क्लियर. दूसरा हमें बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से जो गेन अराइज होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं. अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए ये फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट देखिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या कंप्यूट करते हैं, इसमें सेल्स कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम निकालते हैं. मतलब जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसका हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा. सेल्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा. इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. मतलब हम जो भी एसेट्स बेचेंगे उसके लिए हमें कुछ कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करना होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो. हम लोग जो कोई भी एसेट्स को बेचेंगे तो इससे हम लोगों का एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर होगा जो कि कमीशन होगा. क्या होगा? कमीशन, ब्रोकरेज, यहां पर वही सब आएगा. इसमें से माइनस करने से हमें नेट सेल्स कंसिडरेशन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एनएससी. इन शॉर्ट हम लोग नेट सेल्स कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे? एनएससी, नेट सेल्स कंसिडरेशन. इसमें से हम और दो चीज लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स. हम जो भी एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं, अगर मैंने आपको बताया था कि 36 मंथ से कम टाइम पीरियड अगर हम उसको होल्ड करके बेच देंगे तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि 36 महीने पहले, 36 मंथ या 20 महीने पहले या 25 महीने पहले हम उस एसेट्स को खरीदे होंगे तभी तो बेच रहे हैं, तभी तो 3 साल से कम पीरियड में होल्ड करना हुआ. तो उसको एक्वायर करने के लिए हमारा कोई ना कोई खर्चा लगा होगा. एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज. तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज हम माइनस करेंगे उसमें से. और अगर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हमने अगर उस एसेट्स के इंप्रूवमेंट के लिए कोई पैसे खर्च किया है, कई बार होता है कि एसेट्स के इंप्रूवमेंट के ऊपर भी हम पैसे खर्च करते हैं. ठीक है, तो वो इंप्रूवमेंट का अगर एक्सपेंसेस दिया रहेगा वो दोनों एक्सपेंसेस माइनस होगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट बहुत सिंपल है मेरे बच्चों. फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन लेंगे. सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे हम लोग यहां पर आपका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर. इससे हम लोग को नेट सेल्स कंसिडरेशन पता चल जाएगा. नेट सेल्स कंसिडरेशन में से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पता चल जाएगा. इसके बाद एग्जम्पशंस माइनस किए जाते हैं अंडर सेक्शन 54, 54D, 54G एक्सेट्रा. ये चैप्टर खत्म होने के लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब आप लोगों को 80C सेक्शंस का डिडक्शंस पढ़ा रहा था ना, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि कैपिटल गेन के लिए जो एग्जम्पशंस होते हैं ये अलग होते हैं. इसको मैं 54 सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, वो यहां पर आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा. तो अभी हम लोग का ये टोटल फॉर्मेट है. और अगर एग्जम्पशंस अवेलेबल है तभी आप एग्जम्पशन माइनस कर सकते हो सेक्शन 54B, 54G, 54D का. अगर आपको एग्जम्पशन नहीं अवेलेबल है तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. और अगर आपको एग्जम्पशन अवेलेबल है तो आप एग्जम्पशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको अवेलेबल होगा वही आपका कैपिटल टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. इसके बाद देखिए एक चीज और आपको यहां पर लिख करके दी गई है, ध्यान दीजिएगा. यहां पर बोला है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड. दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या लिख के दिया हुआ है? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड. No deduction shall be allowed in computing the income chargeable under the head capital gain. No deduction shall be allowed in computing the income chargeable under the head capital gain in respect of any sum paid on account of security transaction tax. Security transaction tax के लिए आपको कोई भी deductions available नहीं होता है.
अब देखो यहां पर आगे आप लोगों को सेल्स कंसिडरेशन इस सब के बारे में बहुत सारा चीज लिख के दिया है, इसके ऊपर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आपको ये प्रॉब्लम सम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग करने वाले हैं मेरे बच्चों। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? इसको पढ़िए। मिस्टर दिवेश, कॉपी भी आप लोग निकाल के रेडी रहो। मिस्टर दिवेश had purchased a golden ring on 17/8/2019 को खरीदा था। कब खरीदा था? 17/8/2019। ये हम लोगों का जो ईयर है वह कौन सा ईयर है भाई? प्रीवियस ईयर। 2021 इज आवर प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज आवर असेसमेंट ईयर। तो ये 8/19 में खरीदा था, यानी 1920 के दौरान खरीदा था, है ना? 20,000 रुपए में खरीदा था। 1/5/2020 को, मतलब अपने प्रीवियस ईयर में, ही हैज स्वेन अ डायमंड ऑन इट्स कॉस्टिंग ₹25,000। 25,000 रुपए का उसके ऊपर डायमंड लगा दिया। इसी को बोलते हैं इंप्रूवमेंट करना। क्या बोलते हैं? इंप्रूवमेंट। डायमंड लगा दिया गोल्डन रिंग के ऊपर, इंप्रूवमेंट हो गया। फिर क्या हुआ यहां पर आगे? ऑन 1/8/2020, 1/8/2020 मतलब अपना प्रीवियस ईयर। 1/4/2020 से तो अपना प्रीवियस ईयर शुरू हो जाता है, और यहां पर 1/8/2020 की बात कर रहा है। ही सोल्ड सच रिंग फॉर ₹80,000। वह कितने रुपए में इस रिंग को बेच दिया? 80,000 रुपए में बेच दिया। एंड इनकर्ड ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग कस्टमर ₹5,000। दिस इज कॉल्ड द कमीशन, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, है ना? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। बोला है कि कंप्यूट कैपिटल गेन आप निकालो, ठीक है ना? आप लोग देख पा रहे हो ये 36 मंथ्स के पहले ही उसको बेच दिया। 17/8/19 से 20, फिर 21, फिर 22 में जाकर के उसका 36 मंथ कंप्लीट होगा, लेकिन उसने पहले ही बेच दिया उसको 1/8/2020 को ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए कॉपी आप लोग निकाल लो मेरे बच्चों, आप लोग कॉपी निकाल लो। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी निकाल लो, इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पेज नंबर कितना पे है ये कैपिटल गेन का आपका क्लास नंबर 2 है। ये कैपिटल गेन का क्लास नंबर 2 पे आ जाओ आप लोग। पेज कितना बोले आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1। पीडीएफ बार बार ओपन करना है। हाँ जी, तो इसमें देखो हम लोगों को सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन कितना दिया। पहले तो हम हेडिंग में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर दिवेश फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। सेल्स कंसिडरेशन दिया हुआ है आपके सम में 80,000 रुपीज। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ऑन
ट्रांसफर, 5000 रुपीज कमीशन था, ये नेट सेल्स कंसिडरेशन निकल जाएगा। नेट सेल्स कंसिडरेशन, इसको हम लोग NSC भी बोलते हैं, 75,000 रुपीज। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यह आपका कितना रुपए का, 20,000 रुपए का। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ₹25,000। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये कितना हो जाएगा आपका, 30,000 रुपीज। हो गया, ये आप लोगों ने देखा इसको। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अभी हम लोग सीखेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, इसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट पे आप लोग चले आओ। देखिए इसमें आपको इसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है, समझे आप लोग, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप लोग चले आइए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट है आपका, सेल्स कंसिडरेशन दिया हुआ है, इसमें से भी फिर से हम लोग एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को माइनस करेंगे। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को माइनस करने के बाद फिर से नेट सेल्स कंसिडरेशन हमारा निकल कर आएगा, जैसा कि पिछले फॉर्मेट में था, एकदम सिमिलर है। देन आफ्टर इसमें 2 नए चीज आपको मिलेंगे, वहां पर सिर्फ आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर रहे थे, यहां पर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करना होगा। ठीक है, ये कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसका भी फॉर्मूला है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता चल जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता चलने के बाद से हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद से, और इसमें से भी एग्जम्पशंस माइनस होता है, सेक्शन 54 का, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, ये सभी पढ़ना है आप लोगों को, जो भी 54 सेक्शंस आप लोग देख रहे हो। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंप्यूट करने का ये आपका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान से देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला आप लोग इसी तरह से कंप्यूट कर सकते हो। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब किस ईयर में आपने अपने एसेट्स को लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा, तो किस ईयर में आपने अपने एसेट्स को ट्रांसफर किया यानी सेल किया है उसको लिया जाएगा यहां पर, और उसका इंडेक्स लिया जाएगा। ये जैसे मान लो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021 है ना, तो 2021 का इंडेक्स अगर मान लो किसी पर्सन ने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को प्रीवियस ईयर 2021 के दौरान अगर ट्रांसफर किया है, तो 2021 का इंडेक्स हम लोग कैसे लेंगे, ये आपको दिया हुआ है यहां पर। देखिए बच्चों, इसका इंडेक्स आपको दिया हुआ है, देखिए नीचे में इसका इंडेक्स आपको दिया हुआ है। यहां पे 2021 का इंडेक्स है 301, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये वाला 2021 का इंडेक्स है 301, दिखा 301, समझ आ रहा है आप लोगों को। ये वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। आप लोग बोलेगा सर क्या ये टेबल हम लोगों को एग्जाम्स में दिया हुआ रहेगा या हमें लर्न करके जाना है? टेबल नहीं दिया रहेगा और ना ही लर्न करके आपको जाना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन अगर आएगा उस क्वेश्चन के बगल में, उसी क्वेश्चन में आपको जिस ईयर का डेटा यूज करना होगा, जैसे मान लो 2021 का यूज किया रहेगा, तो आप तो इतना बार इतना सम सभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि 2021 का तो तुम लोगों के ब्लड में चला जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद और भी किसी ईयर का अगर जरूरत हो, जैसे मान लो 4-5 का कभी जरूरत हो, तो इसका आपको दिया रहेगा। जैसे मान लो आपको 12-13 का जरूरत हो तो 12-13 का आपको दिया रहेगा। जो भी जरूरत होगा, रिक्वायर्ड होगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे तो उसका इंडेक्सेशन आपको लिख के देगा। इतना बड़ा टेबल नहीं देगा, लेकिन आपको समझ गए। फिर अब बैक में आप चले आइए, आप लोग बैक में एक बार चले आइए, देखिए यहां पे और नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर के नीचे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन लिखा जाता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन हम लोग लिखेंगे, क्लियर। फिर हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी फॉर्मूला हम लोगों को कंप्यूट करने के लिए बताया गया है। देखिए ऐसे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंप्यूट करते हैं, दिख रहा है आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का कॉस्ट भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट का कॉस्टिंग दिया हुआ था 25,000 रुपीज, ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का अमाउंट बताया हुआ रहेगा। इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोग लेंगे। यहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में देखो यहां पर हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, यहां पर दिख रहा है आप लोगों को यहां पे। और यहां पे डिनोमिनेटर में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जब हम फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर डिनोमिनेटर में हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, क्लियर। ये बात आप लोग ध्यान में रखो थोड़ा, हाँ। ये दोनों हमें कंप्यूट करना, फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों को अभी करना है, देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। इसको करने से पहले कुछ रूल्स है जिसको आप लोगों को और भी समझ लेना चाहिए, तब मैं आगे आप लोगों को लेके आता हूं। देखिएगा यहां पर ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह ये भी आप लोग जान लो। पहले बोला इफ द एसेट्स इज एक्वायर्ड बिफोर, इफ द एसेट्स इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, क्योंकि इंडेक्स का जो टेबल आपको दिया हुआ है ना, देखिए ये इंडेक्स का जो टेबल अभी आपके सामने है, ये 2001-2002 से बिगिन हुआ है, 100 से, दिख रहा है आप लोगों को, यानी प्रीवियस ईयर 2001-2002 से ये बिगिन हुआ है। अगर 2001-2002 के पहले का कोई एसेट्स एक्वायर्ड है उसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर 2001 जो 2001-2 प्रीवियस ईयर के पहले का कोई एक्वायर्ड एसेट्स है उसके बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो क्या बोला आप लोगों को, इफ द एसेट्स इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग।
अगर क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स के प्रॉब्लम सब में ऐसे किसी एसेट्स के बारे में दिया हुआ रहेगा, ऐसे किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में दिया हुआ रहेगा जिसकी एक्विजिशन 1/4/2001 के पहले हो रखी है, तब ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को उसका एक्विजिशन वैल्यू कौन सा लेंगे, दिमाग में कंफ्यूजन होगा आपके, तो कौन सा लेंगे, ये हायर ऑफ द फॉलोइंग लिया जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, हायर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कौन सा का हायर वैल्यू, एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे मेरे बच्चों 1/4/2001 के पहले कभी ना कभी तो हमने एसेट्स को खरीदा होगा, तो एक्चुअली हम कितना रुपया में खरीदे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने प्रीवियस ईयर 96-97 के दौरान अगर उस एसेट्स को खरीदा होगा तो उस समय कोई उसका दाम तो होगा, एक्विजिशन का कॉस्ट तो लगा होगा, उस एक्विजिशन कॉस्ट को यहां पे लिया जाएगा। डन। और उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज ऑन 1/4/2001। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि सर फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग एज ऑन 1/4/2001 हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो दोनों का हायर जो वैल्यू होगा वो हायर वैल्यू आपको एक्विजिशन कॉस्ट के तौर पे कंसीडर करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कोई एसेट्स ऐसा है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ऐसा है जिसका परचेजिंग 1/4/2001 के पहले हुआ है, तो एक्विजिशन कॉस्ट कितना लेना सुटेबल होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 जो होगा और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, उस दोनों में से जो हायर वैल्यू होगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पे कंसीडर करेंगे। डन। इसके बाद से बोला है नोट में, देखिए आप लोग ये नोट को भी पढ़ लीजिए, जरूरी है। बोला है इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑन 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value wherever available of such assets on 1/4/2001। स्टैंप वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है उसको स्टैंप वैल्यू बोलते हैं, जो स्टैंप वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके केस में, लैंड और बिल्डिंग या दोनों के केस में। समझ में आ रहा है ना कि ये स्टैंप वैल्यू से ज्यादा अपने नहीं होना चाहिए। कुछ इसके लिए एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। मैंने क्या बोला, ये नोट वाला पॉइंट को एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा। बोला है इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग, अगर वह ऐसा कैपिटल एसेट्स है जो कि लैंड और बिल्डिंग है, बात समझ में आ रही है ना, या दोनों है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑन 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से फेयर वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे चलो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक सवाल पूछने जा रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप वैल्यू दोनों दिया रहेगा, ठीक है। अगर मान लो स्टैंप वैल्यू कम होगा, किसी एसेट्स का स्टैंप वैल्यू मान लो 20,000 रुपया होगा और उसका फेयर वैल्यू 1/4/2001 को 25,000 रुपया होगा, तो आप कौन से वैल्यू को कंसीडर करोगे, 20,000 की 25,000 को, 20,000 को कंसीडर करोगे। क्या बोला है कि इसका स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा नहीं होगा फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ द लैंड, बिल्डिंग और बोथ। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सम्स भी अभी करने वाले हैं, ठीक है। रूल्स को ध्यान से समझते हुए चलिए, अदरवाइज आगे चल के सम्स करते वक्त आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आगे देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। बोला है एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 32 द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस, मतलब ये जो ऑप्शन है ना फेयर मार्केट वैल्यू या ये सब के लिए, वह वैसे एसेट्स के लिए नहीं है जिसका डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में होता है। ये मैं आप लोगों को जब बिजनेस प्रोफेशन हेड पढ़ाऊंगा उस समय वैसे एसेट्स के डेप्रिसिएशन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मैं बस याद करके आपको, मैं रिमाइंड करके आपको छोड़ दे रहा हूं, उस समय मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में ये बस दिमाग में रखो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए बोला है एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बाय द एसएससी और द प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4/2001 शैल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर बोल रहा है ना कि कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाय द एसएससी और द प्रीवियस ओनर अगर 1/4/2001 के पहले, अपना इंडेक्स टेबल कहां से शुरू हुआ है, 1/4/2001 से बिगिन हुआ है, तो बोला 1/4/2001 के पहले अगर किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट एसेट्स के ऊपर किया गया है, चाहे करंट ओनर के द्वारा किया गया है या उस एसेट्स का जो प्रीवियस ओनर था उसके द्वारा किया गया है,
तो दोनों ही सिचुएशन में इसको कंसिडर, हम लोग इस वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सम्स करते वक्त हम लोग इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडेक्सेशंस के बारे में क्या बोला है, व्हेन द एसेट्स इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन द इंडेक्सेशंस बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर 2001-2002। इंडेक्सेशंस की शुरुआत 2001-2 से होगी, क्योंकि अपना इंडेक्स टेबल की शुरुआत 2001-2 से हो रहा है। ठीक है, ये पहले ये 1981 से हुआ करता था, फिर अब 20 साल आगे बढ़ गया, ऐसे करके फिर आगे बढ़ जाएगा 20 साल, कुछ 1-2 साल के बाद ही बढ़ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, ये मैं इसके ऊपर सम्स भी आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा थोड़े समय में। देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी हम लोग करेंगे, बहुत बेहतर समय, बहुत बेहतर। क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर कैसे सॉल्व करना मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? बोला ऑन 23 दिसंबर 2020, 23 दिसंबर 2020 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 2021, अपना प्रीवियस ईयर है ना। फिर बोला है रजत सोल्ड 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, द सेल्स कंसिडरेशन ऑफ विच वाज ₹13,50,000। उसका सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 13,50,000 है। He had acquired this gold on 20 अगस्त 2000। वो 20 अगस्त 2000 को एसेट्स एक्वायर किया था। अगर 20 अगस्त 2000 को एसेट्स एक्वायर किया था तो वो प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2001 था। कौन सा प्रीवियस ईयर था? 2001 था। लेकिन अपने इंडेक्सेशन का शुरुआत 2000 कब से हुआ है? 1 से हुआ है, 2001-2 से हुआ है, मतलब उसके जस्ट पहले वह खरीदा था। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 1/4/2001 को 3,60,000 रुपीज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को देखो दिया हुआ है कि वह फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 आपको दिया हुआ है 3,60,000 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 2001 दे रखा है आपको कितना रुपए का? 4,00,000 रुपीज का। इस दोनों में से कौन सा वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पे? 4,00,000, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मैंने अभी रूल्स आपको पढ़ाया है, अभी जस्ट थोड़े मिनट पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर एसेट्स इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर इज टेकन एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स। मैंने अभी बोला था, याद भी हो गया आप लोगों को पढ़ते पढ़ते, कितनी बार बोल दिया मैं? 4-5 बार तो अभी मैं बोल दिया। तो बोला आप लोगों को कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुम लोगों के खून में ये बात नहीं, दिमाग में नहीं चला गया ये बात कि 2001 में खरीदा था और बेच रहा है इधर 2020 में ला करके? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, देख के तो समझ में आ गया ना, कब का 36 मंथ पार कर चुका है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इधर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे करते हैं, एक बार इंडेक्सेशंस भी इसमें देखेंगे हम लोग। आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे ध्यान से। पेज नंबर 250 पे आपको मिलेगा। आपके बुक में भी क्वेश्चन है क्या? देखिए, कैपिटल गेन
सेल्स कंसिडरेशन देखिए आपको दे रखा है 13,50,000 रुपीज का, दिखा आप लोगों को। इसमें से हम लोगों को लेस करना है एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर। जो इस क्वेश्चन में नील दिया हुआ है, कि नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से देखो मेरी बात मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस क्वेश्चन में हम लोग तो खरीदे हैं एसेट्स को कब 1/4/2001 के पहले, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितना दे रखा है 3,60,000 दिया हुआ है, 50-60 वॉटिवर जो भी है, 4 लाख से तो कम ही है। तो हम लोग फेयर यहां पर वैल्यू कौन सा लेंगे 4 लाख लेंगे, है ना। तो 4 लाख ले लिया मैंने। इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, हम लोगों का ईयर 2021 का इंडेक्स है 301 ले लिया ऊपर में। यहां डिनोमिनेटर में आप कौन सा इंडेक्स लोगे, क्योंकि एक्विजिशन तो उसका हुआ था बहुत पहले। एक्वायर कब किया था, क्वेश्चन में बोला 20 अगस्त 2000 को, यानी 2001 में खरीदा था। और अपने पास जो इंडेक्स टेबल है ना, उसके अंदर 2001 ईयर का इंडेक्स ही नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो उससे मतलब भी नहीं है। वैसा क्वेश्चन जो जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1/4/2001 के पहले आप कंपैरिजन करके हायर वैल्यू को लेते हो, वैसे समय में डिनोमिनेटर में हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू का जो डेट है 1/4/2001 उस ईयर का इंडेक्स रखा जाता है, यानी पहला ईयर का इंडेक्स 100 रखा जाएगा। ठीक है 100, तो यहां पर हम लोग रखेंगे कितना 100। अब इसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे 12,04,000। ओके, ये आपका LTCG आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1,46,000। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको कॉपी कर डालो। हाँ देखो, जब भी कोई एसेट्स ऐसा होगा ना जो 1/4/2001 के पहले खरीदा गया है, उसके केस में डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लेना है। बात खत्म हो गया ना। हाँ स्टार्टिंग वाला, क्योंकि उसके पहले अपने पास इंडेक्स है भी कहां। शॉर्ट में या याद रखने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया, आप लोग ऐसे रख लो। चलिए अब हम लोग क्या करना मेरे बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए मिस्टर आनंद हैज परचेज्ड द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 17/8/2002। 17/8/2002 मतलब ईयर कौन सा
2002 2003 2002-2003 ईयर में इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था 5 लाख रुपए में। कितने में? 5 लाख रुपीज में परचेज किया था। फिर क्या हुआ? 1/5/2004 को he constructed a new floor on the same house at a cost of rupees 2,50,000। इसको अपने प्यार से क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलेंगे। ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर इन्होंने 2,50,000 रुपीज का एक्सपेंस किया। ऑन 1/10/2020 को 1 अक्टूबर 2020 को ही सोल्ड सच हाउस फॉर रुपीज 18 लाख। 18 लाख रुपए में इसने हाउस प्रॉपर्टी को अपने सेल आउट कर दिया एंड इनकर्ड ब्रोकरेज भी इसने दिया 2% फॉर अरेंजिंग कस्टमर्स। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों ही निकालना है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर भी दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी पे अपने सॉल्व करेंगे। आ जाइए आप लोग अपने नोटबुक में चले आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे पेज 251 है। पेज 251 है। Computation of capital gain of Mr. Anand for assessment year 21-22। देखिए, सेल्स कंसिडरेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। सेल्स कंसिडरेशन का वैल्यू 18 लाख रुपीज है ना। $18 लाख, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ये आपका 18 लाख रुपए का 2% है ना। ये अपना एनएससी निकल के आ जाएगा। नेट सेल्स कंसिडरेशन, इसमें से हमें दो चीज लेस करना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब मैं ये लेस कर रहा हूं तो फॉर्मूला पे ध्यान देना आप लोग। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेते हैं, इसने एक्वायर कितने में किया था? 5 लाख रुपए में, है ना। इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल। इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल अपना प्रीवियस ईयर में सेल किया है 2020-21 में, 2021 में
तो 301 ले लेंगे। और जिस ईयर में उसने खरीदा था 17/8/2002 को। मेरे बच्चों ये देखो 17/8/2002 को खरीदा, तो प्रीवियस ईयर 2002-3 आएगा। 2002-3 का इंडेक्स जाके इंडेक्स टेबल में आप लोग देखिए 105 है। इसको सॉल्व करके बोलिए कितना आएगा। 1 वेरी गुड 14,33,333। दूसरा चीज हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के लिए कॉस्ट था 2,50,000 रुपया, है ना, इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट उसने कराया था कौन ईयर में? एक कब कराया था? 1/5/2004 को। तो ये ईयर कौन सा था? 4/5 का देखो इंडेक्स कितना दिया? 113। चलो सॉल्व करके बोलो। 6,65,929। इस दोनों को ऐड कर दो एक साथ। ये दोनों को ऐड करके बोलिए बच्चों 20,99,263। इसको लेस कीजिएगा तो निगेटिव में आएगा। जी कितना? गलती बोल रहे 3,3,5,2,6,3। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर डालिए। माफ किया, कॉपी कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब होप सो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। डिम्ड और नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिख रहा आप लोगों को? मतलब ये अमेंडमेंट है। डिम्ड कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन हम लोग कब कंसीडर करेंगे और किसको कंसीडर करेंगे, किस वैल्यू को लेंगे? ध्यान दीजिएगा यहां पे इसने बोला आपको इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे सिचुएशन है जो नीचे गिवन है सिचुएशंस जिसको मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। इन सर्टेन केसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसएसी। इसका मतलब हुआ कि अभी जो करंट एसएसी जिसके पास एसेट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि सॉरी
मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास ये प्रॉपर्टी का प्रीवियस ओनर है, इसने प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को सेल आउट कर दिया। ठीक है, मिस्टर वाई इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के बाद से इसको प्रीवियस ईयर 2021 में सेल आउट कर दिए। इनका अब मिस्टर वाई का हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करना है। किनका कंप्यूट करना है? मिस्टर वाई का हमें कंप्यूट करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन मिस्टर वाई का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करने के लिए एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का वैल्यू लिया जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर वाई वाला नहीं कंसीडर किया जाएगा, किसका वाला कंसीडर किया जाएगा? मिस्टर एक्स वाला। ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पर प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द करेंट ओनर? बात समझ में आया ना? वो सारी सिचुएशन को मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं, देखिए। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्या है? इन सर्टेन केसेस गिवन बिलो cost of acquisition of the previous owner of the property shall be deemed to be the cost of acquisition of the SSC. पहला, assets received on total और partial partition of Hindu undivided family। ये बोला है कि आपको यहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्शियल पार्टीशन हो रहा है, वहां पर टोटल या पार्शियल पार्टीशन हो रहा है, वहां पर अगर कोई एसेट्स आपको रिसीव हो रहा है तो प्रीवियस ओनर ने कितना में खरीदा था वो कॉस्ट यहां पर कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? प्रीवियस ओनर ने कितने में खरीदा था, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने जब खरीदा होगा तो वो कितने में खरीदा था वो कॉस्ट यहां पर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, एसेट्स रिसीव्ड अंडर अ गिफ्ट और विल। अगर आपको गिफ्ट के तौर पे कोई एसेट्स मिल गया, अभी आप उसके करेंट ओनर बन गए हो, लेकिन जब आप उसको बेचोगे भविष्य में जाकर के गिफ्ट मिला हुआ प्रॉपर्टी को, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए क्या कंसीडर किया जाएगा? आपको तो गिफ्ट मिला था, तो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको लाया जाएगा पिक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद से एसेट्स रिसीव्ड बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और द डिवोल्यूशन। सक्सेसर के तौर पे अगर आपको कोई एसेट्स मिल रहा है फैमिली प्रॉपर्टीज, तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाता है। फिर एसेट्स रिसीव्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बीओआई एंड एओपी। किसी पार्टनरशिप फर्म का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो फर्म है उसका जो एसेट्स रिसीव्ड होता है डिसोल्यूशन के समय, उसके लिए भी प्रीवियस ओनर का कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पे करेंट ओनर के हैंड में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर एसेट्स रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, इसमें भी सेम है। एसेट्स रिसीव्ड अंडर अ ट्रस्ट, इसमें भी सेम है। और एसेट्स रिसीव्ड अंडर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इसके कंडीशंस क्या, इसको आप ध्यान से देखिए। बोला एग्जांपल, एसेट्स रिसीव्ड बाय अ 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम इट्स assets received by a 100% Indian subsidiary company, 100% Indian subsidiary company from its holding company, or received by an Indian holding company from its 100% subsidiary company, or received by an amalgamated Indian company from the amalgamating Indian company, assets received on conversion of a company into LLP। यह हर सिचुएशन में प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एच नंबर पॉइंट को देखिए आप लोग। एच नंबर पॉइंट में बोला एसेट्स बीइंग अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ एसेट्स रिसीव्ड बाय एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एसेट्स रिसीव्ड बाय एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर अपनी कोई प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में दे रहा है, तो ऐसे समय में भी उसको प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये सारे सिचुएशन है, आपको दिमाग में रखने हैं। सम्स करेंगे, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को सम्स कराऊंगा। अगला बी नंबर पॉइंट, इसमें देखिए बी नंबर पॉइंट यहां पे क्या बोला है। बी नंबर पॉइंट आपको बोला है इन सर्टेन केसेस गिवन बिलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स शैल बी वेयर द कैपिटल एसेट्स बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। कैपिटल एसेट्स क्या है? इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी है। शेयर्स भी कैपिटल एसेट्स हो सकता है। शेयर्स लिस्टेड कंपनी का शेयर्स के लिए मैंने बताया था
अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के लिए भी मैंने बताया था कि लिस्टेड कंपनी का शेयर्स होगा, अगर 12 मंथ से ज्यादा समय होल्ड कर लिया जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएगा, 12 मंथ से कम पीरियड होल्ड किया जाएगा तो वह आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। और अनलिस्टेड कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था कि 24 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड किया जाएगा तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा, 24 मंथ से कम होल्ड किया जाएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। वो भी कैपिटल एसेट्स होता है, हाँ या ना? होता है। तो इसके लिए बोला है वेयर कैपिटल एसेट्स, वैसा कैपिटल एसेट्स है जो कि इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी है, becomes the property of the SSC on conversion of preference share into equity shares of that company। वह एसएससी का प्रॉपर्टी बन जाता है कब? जब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। The cost of acquisition of the corresponding preference shall be considered as the cost of acquisition of such converted equity shares। देखो एक एसएससी है, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं कहानी बना के आपको बता रहा हूं, इससे ये शायद से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एसएससी है, वह कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा था। क्या खरीदा था? प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदा था। ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है क्या? होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदा था। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? बाद में इक्विटी शेयर में। अब उस एसएससी के हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द इक्विटी शेयर क्या कंसीडर किया जाएगा? जिस वैल्यू में उसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा था वही वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। यही तो बोला हुआ है, यहां पे चेक कर लो, एक बार देख लो आप लोग मेरे भाइयों और बहनों। यहां पे बोला है वेयर कैपिटल एसेट्स बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। दिख रहा है ना? ऑन कन्वर्जन of preference share into equity shares of that company, the cost of acquisition of corresponding preference shares shall be considered as the cost of acquisition of such converted equity shares। दिखाई दिया? Similarly, cost of the units in the consolidating plan of the scheme of the mutual fund shall be deemed to be the cost of units of the consolidated plan of the mutual fund scheme। वही consolidating को सेम माना जाएगा म्यूचुअल फंड के केस में भी। इसके बाद से ये एसेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, ये तो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे, वहां पे आपको बताया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट्स। अगर आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक, मैंने आपको बोला था ना कि किसी पर्सन का बिजनेस ही ऐसा है कि वही उसका स्टॉक है। जैसे फर्नीचर अगर हम खरीद के लाते हैं अपने घर में तो मेरे लिए कैपिटल एसेट्स है, बिकॉज आई एम नॉट द डीलर ऑफ द फर्नीचर। हाँ, लेकिन अगर कोई फर्नीचर का ही डीलर है, फर्नीचर ही बेचना खरीदना उसके लिए काम है, तो उसके लिए वह कैपिटल एसेट्स नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसका वहां से जो भी इनकम जनरेट होगा वो उसके बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। सो मेरे बच्चों, यहां पे आपको देखना है यहां पर कि अगर कोई हम ऐसा कर रहे हैं ना कि हमारा बिजनेस था फर्नीचर का, हमने अपना फर्नीचर बिजनेस अब बंद कर रहे हैं, हम अपने जितने भी फर्नीचर लास्ट में हमारे शॉप में रह गए थे, हमारे गोडाउन में रह गए थे, उन सभी लोगों को हमने अपने घरों में लगा दिया, हम अपने ऑफिसेस में लगा दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री को हम कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इन्वेंट्री को हम क्या कर दे रहे हैं? कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में भी यहां पर ये आपका अप्लाई होगा कि उसने कितना में हमने वो अपने इन्वेंट्री को खरीदा था, वही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान देखना है। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम लोग पहले करते हैं, बाद बाकी इस रूल्स को हम लोग थोड़ा समय के बाद आगे देखेंगे। ये ऐसे अभी इसेंशियल जैसे होगा मैं बैक में आकर के आपको समझाते रहूंगा। अभी इसके ऊपर एक हम लोग प्रॉब्लम सम्स करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सम्स करने के पहले ये आपको समझना होगा, उस प्रॉब्लम सम्स को करने से पहले ये आपको समझना जरूरी है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स where cost of acquisition of previous owner is ascertainable, then the cost of the previous owner को लिया जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये पहला नंबर हम लोग ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, इतना दिख रहा आप लोग को? मैं आप लोग अभी ये सिर्फ पढ़ा रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये बस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दिखा फर्स्ट लाइन, ये बोला है वेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर इज ascertainable, मतलब प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी को कितने रुपए में खरीदा था वह वैल्यू हमें जानकारी में है, वह वैल्यू हमें पता है, तब प्रीवियस ओनर का एक्विजिशन कॉस्ट ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसा भी तो परिस्थिति हो सकता है कि प्रीवियस ओनर कितना में खरीदा था अनअसर्टेनेबल है, मतलब उसको हम लोग
सर्टेन नहीं कर सकते, उस वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, वो वैल्यू नहीं पता है, उसमें भी कुछ था, स्कीम था खरीदने का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? यहां पर भी वो परिस्थिति भी आपको समझाई गई है, लिखा वेयर द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर इज अनअसर्टेनेबल, then fair market value of the assets on the date on which the previous owner had acquired the same shall be deemed to be the cost of acquisitions। मेरी बात समझ में आई? कितना अच्छी बात लिखी गई है। प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर अनसर्टेनेबल है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस ओनर के द्वारा खरीदा गया कॉस्ट अगर अनसर्टेनेबल है, तब उस समय तब क्या हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू जिस टाइम पे करंट ओनर उस एसेट्स को एक्वायर करेगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अब फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं तुम लोग 1/4/2001 मत दिमाग में अपने डाल लेना, ठीक है? ये आपके सम में दिया रहेगा। जैसे कोई 2006-7 ईयर में उसका ओनर बना, कैसे गिफ्ट मिला उसको, ओनर बन गया, है ना? तो लिखा है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑन विच द प्रीवियस ओनर हैड एक्वायर्ड द, सॉरी प्रीवियस ओनर जिस डेट में एक्वायर किया था, करंट ओनर नहीं, प्रीवियस ओनर, मैंने गलती बोल गया वहां पे, प्रीवियस ओनर जिस डेट में एक्वायर किया था प्रॉपर्टी को, वो डेट हम लोग यहां पर लेंगे, ठीक है? प्रीवियस ओनर जिस डेट में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था उस डेट को कंसीडर किया जाएगा। देन इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर के केस में क्या हो जाएगा? वेयर अ कैपिटल एसेट्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय एनी ऑफ द मोड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्लूड्स द इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में प्रीवियस ओनर का भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंक्लूड रहेगा इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग, यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है। इंडेक्स बेनिफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर वेयर द करंट ओनर फर्स्ट हेल्ड द प्रॉपर्टी। करंट ओनर जब पहली बार प्रॉपर्टी का ओनर बना वहां से हम लोग इंडेक्सेशन लेंगे। जैसे 2006-7 में अगर कोई करंट ओनर प्रॉपर्टी का ओनर बना है तो हम लोग 2006 को यहां पर क्या कंसिडर करेंगे? इंडेक्सेशन ईयर कंसिडर करेंगे। फिर यहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला यहां पे ये वाला फॉलो होगा। ये लाइन आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, ठीक है? देखिए आप लोग कैसे ध्यान में रखोगे इसको। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर 301 लेंगे, ये तो याद हो गया तुम लोगों को। यहां पर इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट्स वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द करंट ओनर, करंट ओनर के पास प्रॉपर्टी पहली बार जिस प्रीवियस ईयर में आया है उस प्रीवियस ईयर को यहां पर आप लोगों को कंसिडर करना है। उस प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर में करंट ओनर प्रॉपर्टी का ओनर बना है उस प्रीवियस ईयर का इंडेक्स यहां पे लिखा जाएगा। क्लियर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा लेंगे हम लोग? यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा लेंगे हम लोग? देखो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट लिया जाएगा। प्रीवियस ओनर यहां पर किसको बोलते हैं बच्चों? प्रीवियस ओनर को भी डिफाइन किया यहां पर। प्रीवियस ओनर मींस द लास्ट ओनर हु एक्वायर्ड सच एसेट्स थ्रू अ मोड अदर देन द मोड मेंशन्ड अबव, किसी भी मोड में खरीदा है। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सम हम लोगों का है, इसे हम लोग पहले करेंगे। देखिए प्रॉब्लम सम को आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या बोला है? मिस परमिंदर हैड ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन 1/4/2005 for rupees 60,000 by her brother जितेंद्र। परमिंदर के पास एक ज्वेलरी है जो उसके भाई ने 1/4/2005 को उसको गिफ्ट किया था। 1/4/2005 मतलब 5-6 ईयर में परमिंदर उसकी ओनर बनी थी। बोलो हाँ, समझ आ गया? उसका भाई जितेंद्र ने उसे गिफ्ट किया था। फिर जितेंद्र एक्वायर्ड सच एसेट्स फॉर रुपीज 60,000 ऑन 1/7/1995। देखो यहां पर वैल्यू सर्टेनेबल है,
उसका भाई ने पहले कब खरीदा था, 1/4/2001 के पहले, उसका वैल्यू सर्टेनेबल है ना। तो बोला है जितेंद्र हैड स्वेन अ डायमंड वर्थ ₹25,000 इन सच ईयर, सच ज्वेलरी। 1/7/2002 को उसने उसके ऊपर डायमंड लगाया था 25,000 रुपया का। 1/7/2002 मतलब 1/7/2002 का मतलब हो गया 2002-3 प्रीवियस ईयर, हाँ या ना। ओके, देन 1/4/2009 को मिस परमिंदर इनकर्ड पॉलिश एक्सपेंडिचर। पॉलिश कराना इज नॉट द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, समझ में आ रहा है ना। पॉलिश कराना इंप्रूवमेंट नहीं माना जाता है, वो तो बस उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, अच्छे उसके कंडीशंस रखने के लिए किया जाता है। तो इनकर्ड पॉलिश एक्सपेंडिचर ऑन सच ज्वेलरी कॉस्टिंग ₹5,000। क्या ये 5,000 रुपया को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। एज ऑन 1/4/2020, ठीक है ना। भाई बहन के रिश्ते को इसने तोड़ते हुए परमिंदर ने उसको बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। कितने रुपए में? 12 लाख रुपए में, समझ में आ रहा है ना। ब्रोकरेज 1% का भी लगा इसका, और फेयर मार्केट ऑफ द ज्वेलरी दिया हुआ है। 1/4/2001 का भी दिया हुआ है, 1/4/2005 का भी दिया है, 1/4/2020 का भी दिया हुआ है, ठीक है। तीनों ईयर का दिया हुआ है। ये तीन डेटा आपको किस लिए दिया है? कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिस परमिंदर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, आप सबके पास भी क्वेश्चन अवेलेबल है। चलिए इसको अपने अब सॉल्व करते हैं। Computation of capital gain. सेल्स कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है 12 लाख रुपीज का। ₹12 लाख का लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर। ये 12 लाख का 1% था।
12 लाख का 1% आएगा 12 में। कितना आ जाएगा? 12,000। एनएससी आ जाएगा 11,88,000 रुपीज। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कितने, इसका एक्विजिशन कॉस्ट कौन सा कंसिडर होगा? हाँ? इसका भाई ने एक्वायर किया था 60,000 रुपीज में, ऐसा टेनेबल है, और प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाता है ना? प्रीवियस ओनर का कब खरीदा था इसका भाई ने? हाँ, इसका भाई ने खरीदा था 1995 में। कब खरीदा था? कितने में खरीदा था? 60,000। तो 1995 का 60,000 नहीं लेंगे हम लोग। मैंने आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी एसेट्स एक्वायर्ड रहेगा 1/4/2001 के पहले, तो 1/4/2001 के पहले का वैल्यू और 1/4/2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसमें से जो हाइयर वैल्यू होगा उसको लिया जाएगा। तो 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपया दिया और उसका भैया ने खरीदा था कब में? 60,000 रुपये में। दोनों में से हाइयर अमाउंट कौन सा है? 2 लाख। तो 2 लाख को लेंगे हम लोग, ठीक है? कितना लेंगे? 2 लाख रुपये इंटू 301 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहां पर इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द करेंट ओनर। उसकी बहन को कब दिया था गिफ्ट? 1/4/2005 को। 5-6 ईयर का इंडेक्सेशन लेना है। 5-6 ईयर का इंडेक्सेशन कब है? 117 है। यहां पर जो डिनोमिनेटर में इंडेक्स 117 लिख रहा हूं, ये उस ईयर का इंडेक्स है 2005-6 का। मैं ये भी रिमाइंड करने के लिए लिख दे रहा हूं आपको एक बार। क्यों? क्योंकि 5-6 ईयर में ही पहली बार परमिंदर उसकी ओनर बनी थी। कितना आएगा ये? ओके, इसके बाद दूसरा लेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसका भाई ने इंप्रूवमेंट करवाया था, डायमंड लगाया था उसके ऊपर 25,000 रुपए का। और यहां पर न्यूमिनेटर में तो 301 ही होगा। डिनोमिनेटर में किस ईयर में उसने डायमंड लगवाया था? डायमंड लगाने का ईयर था 1/7/2002। 1/7/2002 था, मतलब 2002-3 ईयर 2002-3 आ जाएगा ना ये। ये 2-3 ईयर होगा। कितना आएगा ये? 71,667। ये दोनों मिलाकर आ जाएगा आपका 586,197 अप्रॉक्स, है ना? ये आपका माइनस कर दो दोनों को। लॉन्ग टर्म 601,803।
चलो आप लोग इसको कॉपी कर डालो। कॉपी हो गया मेरे बच्चों? यस और नो? ओके, अब हम लोग नए टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। देखिए ये यहां पे पढ़ेंगे अभी हम लोग ये टॉपिक। ये केसेस वेयर द इंडेक्सेशन बेनिफिट्स इज नॉट अवेलेबल इवन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मतलब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो फिर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिखा आप लोगों को? फिर भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा जहां पर ऐसा होगा? बोला केसेस वेयर इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इवन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर होने पे उस समय मैंने इंडेक्स वर्ड यूज किया था? नहीं, सिर्फ उसमें से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने माइनस किया था। लेकिन यहां पर भी कुछ ट्रांजेक्शन है जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन फिर भी इंडेक्स नहीं लेना है। वो कौन से ट्रांजेक्शन है? डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। पहला नंबर डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। बोला इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होगा तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होगा तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अदर देन द कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट और द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई अंडर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015, तो ऐसे सिचुएशन में डिबेंचर्स ऑन बॉन्ड को ट्रांसफर करने से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इंडेक्स्ड कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब इंडेक्स कॉस्ट आपको निकालना होगा फिर वहां पर। दूसरा स्लम्प सेल होगा तो ट्रांसफर ऑन अंडरटेकिंग और डिवीजन इन अ स्लम्प सेल। इसको बाद में स्लम्प सेल क्या होता है इसको और डिटेल में आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी ये कौन कौन सा ट्रांजेक्शन्स का बस जस्ट नाम आपके सामने आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इसके बाद बोला इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसको भी आगे पढ़ेंगे। सर्टेन ट्रांजेक्शंस बाय अ नॉन रेसिडेंट और ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इसके भी ट्रांसफर पे आपको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट। Transfer of global depository receipt. Transfer of global depository receipt purchased in foreign currency by a resident individual being an employee of the Indian company, तब उसके लिए भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक छोटा सा सम भी है, क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन ये रहा आपका, 2 लाइन का सम दिखा। मिस ईसा हैज 1000 डिवेंचर, उसके पास है 10% का रेट का ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्वायर्ड ऑन 17/4/2009। कब उसने खरीदा है? 17/4/2009 को खरीदा है फॉर ₹120 ईच। तो इसने खरीदा है 1000 डिवेंचर 120 रुपए का रेट का। 1000 डिवेंचर खरीदा है इसने 120 रुपए के रेट का, तो दाम कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा क्या? चलो फिर बोला एज ऑन 1/4/2021 यानी 20-21 प्रीवियस ईयर में सी सोल्ड सच एसेट्स फॉर ₹1,45,000। 1,45,000 में उसने इस एसेट्स को बेच दिया। बहुत लंबे समय होल्ड करके बेच रही है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि डिबेंचर है, एक्स लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर है, गवर्नमेंट का इशूड किया हुआ डिबेंचर भी नहीं है।
ब्रोकरेज 0.5% उसको लगा, 1/2% मतलब 0.5%। अब सेल्स कंसिडरेशन, कंप्यूट कैपिटल गेन, इसको कॉपी पे सॉल्व नहीं कराएंगे, इधर ही सॉल्व करते हैं अपने। ठीक है, देखो इसका सेल्स कंसिडरेशन 1,45,000 दिया है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1,45,000 का आप लोग कर दो 0.5%, 725 आएगा, माइनस कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ माइनस होगा। इंडियन कंपनी का डिबेंचर है, इसके लिए आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सिर्फ आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस कर सकते हो, यानी 1,000 × 120 1,20,000 रुपया। इंप्रूवमेंट तो इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है, तो ये माइनस करके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लेकिन आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे लिख भी दिया है ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर पे इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नोशनल सेल कंसिडरेशन से हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। आज का क्लास आप कहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।